चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का अभी तक हमने जो कवर किया है, अभी तक मेनली हमने काम कवर कर चुके हैं। मतलब केंद्र राज्य संबंधों पे सबसे पहले हमने इसके जो प्रशासनिक संबंध थे वो पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था प्रशासनिक संबंधों के बाद में इसके वित्तीय संबंध, जिसमें हमने जाना कि फाइनेंस कमीशन कैसे करता है काम, क्या उसकी भूमिका रहती है। देन हमने समझा स्थानीय स्वशासन को। स्थानीय स्वशासन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहती हैं। केंद्र राज्यों के बीच में जो संबंध है, उसके बाद का पार्ट स्थानीय जो स्वशासन है, इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो इसमें जितनी हमने मूल्यांकन करा, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स देखे, इसमें नेगेटिव फैक्टर्स देखे, इसमें कहाँ कमियां रही और कमियों का सुधार कहाँ तक, ये हम अभी तक कर चुके हैं। अभी एक इसमें और हमने एक मेन टॉपिक पढ़ा कि कन्फेडरेशन, मतलब केंद्र राज्य संबंधों के बीच में विवाद, मतलब केंद्र और राज्य का विवाद। भाई दो पावर्स होंगी तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद तो होना लाजमी है। भारत यूनियन बोला गया है, इसीलिए यूनियन जो होता है, मतलब उसका कहीं ना कहीं जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की तरफ है। तो जब झुकाव केंद्र सरकार की तरफ होगा, राज्य धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ विवाद होना लाजमी है। तो उसी को हमने नाम दिया था कन्फेडरेशन करके। अब हम इन सबसे आगे निकलते हुए जो आज का वर्तमान समय जो चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो आता है आपका कम्पिटिटिव फेडरेशन। कल शायद मैंने क्वेश्चन भी इसी पे दिया था। कम्पिटिटिव फेडरेशन की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद करके बात करते हैं। अब जानेंगे, अभी तक हमने विवाद देखा था, ये एक तरह की प्रतिस्पर्धा है, मतलब राज्यों और राज्यों के बीच में, और या राज्य और केंद्र के बीच में। ये एक तरह का सकारात्मक पहलू है, क्योंकि कहीं भी कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन होता है तो मतलब वो कहीं ना कहीं उसके जो एम रहता है लास्ट का, वो डेवलपमेंट का रहता है। ऐसा नहीं है कि सर ये ये गला पूरा काट ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्या मैम? सर मतलब पूरा, मतलब जो आपका बोर्ड है ना, ब्लैक दिख रहा है। स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो पा रही है? सबके यस साथ सर, प्रॉब्लम है ब्लैक। ये अमित? सर आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, क्लियर शेयर हो रही है। शिवानी एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। वीएस वॉइस क्लैरिटी और स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जल्दी से बताइए। यस सर, विजिबल है। चलिए, थैंक यू। तो वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे नेट का इशू होगा। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि मेंस में अभी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। केंद्र राज्यों के बीच में विवादों के बीच में से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अभी तक आ चुकी हैं। ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन का प्रीलिम्स में हो यूपीएससी के, या मेंस में हो, यहाँ से आंसर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये हुआ क्यों है? होने के लिए इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ये आया क्यों है? ये आया इसलिए है कि जैसे आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ, भाई एक ग्लोब है आपका, वो वृद्धि कर गया, मतलब पूरा एक वैश्वीकरण जो हुआ है, पूरा एक सारी की सारी चीजें एक तरह से आ गई। इसको बोलते हैं भूमंडलीकरण। अगर आप देखेंगे ये शब्द एक ही होता है, लेकिन मीनिंग इकोनॉमी में अलग हो जाता है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण ज्योग्राफी में अलग हो जाता है, और पॉलिटी में पढ़ते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी डायमेंशन चेंज हो जाती हैं। तो अभी हम भूमंडलीकरण जब हुआ, भूमंडलीकरण की वजह से क्या हुआ? भूमंडलीकरण की वजह से ये प्रतिस्पर्धी संघवाद का जन्म हुआ।
क्यों? क्योंकि एक तो ये नवीन विचारधारा है, जो पहले हमारे जो कंटेम्प्रेरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी कॉम्पिटिटिव फेडरेशन की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो ये समय और परिस्थिति मतलब काल और सापेक्षता के आधार पर निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता जो हुई है, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और वहां पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसने इस प्रतिस्पर्धी संघवाद को जन्म दिया है। अब ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया एक हुई, मतलब जो आपका यूएसए था, पहले तो ऐसा नहीं था, यूएसए इंडिया से कांटेक्ट करने लगा, जो आपके कंटिनेंट्स थे, कंटिनेंट्स ए आप देख लो, कंटिनेंट बी सपोज करो ए बी से कांटेक्ट में आ गया, यहाँ पे लोगों के बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना, जिस तरह परिवहन के साधनों का विकास हुआ, बाई एयर आप जा सकते हो, बाई शिप जा सकते हो, तो आपके पास जैसे जैसे समय कम हुआ एक दूसरे के से जुड़ने का, तो और एकीकरण को आपने बढ़ावा दिया, एक देश पूरा एक वैश्विक गांव बन के रह गया, मतलब पूरी दुनिया एक साथ जुड़ गई है और वैश्विक गांव जैसी संकल्पनाएं आई हैं। तो वहां जिस तरह से संपर्क बढ़ा है लोगों के बीच में, तो उसी तरह से प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ी हैं। मतलब जिस तरह से आपका कभी कभी जब सपोज करो आप एक गांव में हो, एक गांव में वहां पे कंपटीशन का लेवल बहुत कम रहेगा, दो चार बच्चे अच्छा खेलते होंगे या दो चार बच्चे अच्छा पढ़ते होंगे, वहां पे खत्म हो जाएगा। स्कूलिंग टाइम में आपने देखा होगा, जैसे ही आप प्रोग्रेस करके एक कस्बे में या सिटी के स्कूल में जाते हैं, तो वहां पे कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, जो आपने अभी तक अपने गांव में नहीं देखा होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जैसे जैसे संपर्क बढ़ा, तो उसने क्या किया, उसने आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण किया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों जब एकीकरण हुआ आपका, मतलब ये सारी की सारी, ये तीनों की तीनों जब एकीकरण हुआ आपका, तो एक ग्लोबलाइजेशन का ही फर्क था कि यहाँ पे ये केवल एक बॉडी बन के रह गई। मतलब सामाजिकरण हुआ, आर्थिकरण हुआ, आपका राजनीतिकरण हुआ, जब ये सारे के सारे इस वजह से संपर्क बढ़ा। अब सपोज करो यूएसए का संपर्क बढ़ा इंडिया से, और जब इंडिया से संपर्क बढ़ा तो एक दूसरे के यहाँ पे मुद्रा, मतलब मुद्रा का विनिमय आसान हुआ, चीजें जो हैं सेवा और वस्तु दोनों का आदान प्रदान, दोनों का आयात निर्यात बहुत इजी तरीके से हो गया। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिस्पर्धाएं उभरी। सेम यही कॉन्सेप्ट आता है जो आपका अंतरराज्यीय प्रतिस्पर्धाओं के बीच में आता है। पूरी की पूरी जो मैंने कहानी सुनाई, पूरी की पूरी जो मैंने आपको समझाया, उसका मेन टारगेट जिस्ट यही था कि आपको समझ में आए कि जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, उसी तरह से आपके अंतरराज्यीय स्तर पे भी प्रतिस्पर्धाएं बढ़नी शुरू हुई। जैसे प्रतिस्पर्धाएं बढ़नी शुरू हुई, यहाँ पे आप नोट डाउन करते रहना, जो जो मैं यहाँ पे चार्ट बना के लिखता हूँ, वो आपको इजी पड़ेगा बाद में, कि आप जब क्लास को ये रिवाइज करेंगे तो देखेंगे। अब जब एक दूसरे से जो जिस तरह से देश जोड़ रहे थे, उसी तरह से भारत के अंदर जो राज्य हैं वो भी एक दूसरे से जुड़ने शुरू हो गए। जब परिवहन के साधन बढ़े, तो आज अगर सपोज करो कश्मीर में एक पश्मीना शॉल है, वो पहले कश्मीर की खूबी होता था, कोई पर्यटक होता था वो जाता था, टूरिस्ट वहां से लेता था। अब वो जो कश्मीरी पश्मीना शॉल है, वो जाके आप तमिलनाडु में भी अवेलेबल है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे बढ़ा, आपके परिवहन के साधन जैसे जैसे बढ़े, तो चीजें अवेलेबल होने लगी। अब कश्मीर और तमिलनाडु वो मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इस तरह से एकीकरण के रूप में बढ़ते नजर आए। इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें, जिस तरह से आपका वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, उन्होंने जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक वर्ड दिया बहुराष्ट्रीय पूंजी को, मतलब बहुराष्ट्रीय पूंजी जैसे चीजों को महत्व दिया गया। मतलब जो बहुत, मतलब पहले क्या होता था, एकाधिकार, मोनोपोली चलती थी, अब ऐसा नहीं। अब ये बहुराष्ट्र की बात करता है, मतलब बहुत सारे राष्ट्र जब मिल जाएंगे, जिस तरह से यूएनओ में सारे सारे बढ़ रहे हैं, अब जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जिसका प्रोडक्ट दमदार होगा, वो आगे बढ़ेगा। और अगर एक कहीं भी कोई इंडेक्स आता है, किसी भी तरह का कोई इंडेक्स आता है,
उसमें जब लेवल मिलता है आपको, मतलब एक दूसरे का अप डाउन स्तर, तो जो सपोज करो पांचवें स्तर पे, वो चाहेगा ना कि 4 पे जाना, वो चाहेगा 3 पे जाना, और ये जो 1 और 2 वाले हैं ये चाहेंगे कि हम इस लेवल को मेंटेन करें, कि यही एक प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसमें क्या होता है, हम सब अपने को मतलब गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की ओर ले जाते हैं। तो ये केवल एक देश का विकास नहीं होता, ये पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा पूरा दुनिया का विकास है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम चीजें, मतलब आप फोन देखो, पहले फोन पेजर से शुरू, मतलब पेजर से भी पहले आप देखो कि किस तरह से हम काम करते थे, फिर पेजर आया, फिर फोन आया, आजकल तो पूरा लाइव स्क्रीन चल रही है, और हम इन टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं कि हम आप क्लास ले पा रहे हैं हमारे साथ में बैठ के यहाँ पे। तो ये सब कहीं किसकी देन है, ये कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो प्रतिस्पर्धा है, हम आज बात करेंगे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की, मतलब जो हेल्दी कंपटीशन होता है। वो हेल्दी कंपटीशन की बात करें तो केंद्र राज्यों के बीच में या राज्यों राज्यों के बीच में होता है। अगर हम देखें कि हम केंद्र राज्य संबंध जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा विवाद भी हो रहे थे, और विवाद हो रहे थे, विवादों का एक कारण, सबसे बड़ा कारण एक हमने बताया था आपको, जो सहायता अनुदान है। इसको नोट डाउन करना कि जो सहायता अनुदान केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जा रहा था, वो सहायता अनुदान वो कहीं ना कहीं एक विभेद अंतर कर रहा था। तो यही विभेद एक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। जिस तरह से एक लेवल तो हम नेगेटिव में अगर जाएं, जिस तरह से बिहार बार बार मांग कर रहा है कि मुझे विशेष राज्य का, मैंने उस क्लास में पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाया था और समझाया था कि किस तरह से बिहार का पक्ष कितना मजबूत है और केंद्र का पक्ष कितना मजबूत है। लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन आपको बताया था कि एक सबलीकरण वाला है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हुए कि उत्तर प्रदेश का भी जो पूर्वांचल का एरिया है, वो सारा का सारा आपका बिहार से लगा हुआ, वहां भी स्थिति तो बराबर ही है ना, वहां भी वो डेवलप एरिया तो है नहीं। तो उसमें जिस तरह से जो माननीय योगी जी हैं, उन्होंने अपना एक्सप्रेस वे बनाए, उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट किया, एम्स बनाए, तो उससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ। अब केंद्र से उन्होंने अनुदान तो लिया नहीं, क्योंकि कोई विशेष राज्य तो है नहीं उत्तर प्रदेश। तो वहां पे अगर ऋण लेके आप प्रोग्रेस करते हो, डेवलपमेंट करते हो, तभी पूरी दुनिया को बुला सकते हो अपने यहाँ पे। जिस तरह से कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, क्योंकि जब आप डेवलप करोगे तभी तो अपने यहाँ पे किसी मेहमान को बुलाओगे कि आइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो ये केवल यूपी नहीं, ये पूरे इंडिया के जितने भी राज्य हैं, वो आपस में एक तरह का वहां पे कहीं ना कहीं कंपटीशन को जन्म दे रहा है। उस दिन हमने सारा का सारा सहायता अनुदान का नेगेटिव पार्ट पढ़ा था। अब यही चीजें अगर पॉजिटिव में आए, कि अगर किसी को सहायता अनुदान दिया जा रहा है कुछ उत्तरदायित्व के साथ में, जिस तरह से ऋण होता है, ऋण लाइबिलिटीज बढ़ाता है, मतलब एक वहां पे कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटीज जैसे बढ़ती है, आपका उत्तरदायित्व भी बढ़ता है, और उत्तरदायित्व बढ़ता है तो आप सिंसियर रहते हैं, उस पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दूसरा पैसा आपको ऐसी फ्री फंड में दे दिया गया, जिस तरह से सहायता अनुदान होता है, उसका हमेशा मिसयूज ही होता है। आई होप यहाँ तक आप समझे, फिर मैं आगे चलता हूँ, जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। जल्दी से बोलिए, समझ में आया जहां तक मैंने समझाया? सर ये सहायता अनुदान को रिपीट कर दीजिए। सहायता अनुदान मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को दो तरह से वित्तीय, जो वित्तीय हमने संबंध पढ़े थे ना उसमें पढ़ा था कि एक तरह का आपको ऋण दिया जाता है, किसी को सहायता करना है, आपको अपने दोस्त की भी सहायता करना है। दो तरीके होते हैं, एक तो ऋण दे दो आप, वो भले ही लंबी अवधि के लिए दे दो, कम इंटरेस्ट रेट पे दे दो या बिना इंटरेस्ट के दे दो, लेकिन वो उसकी लाइबिलिटीज है, वो उसको रिटर्न करना ही करना है। और एक होता है सहायता अनुदान, जिस तरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोरोना काल में भी आपने किसी की हेल्प की होगी,
किसी भिखारी को रोड पे जब आप 10 रुपए देते हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको 10 रुपए 10 साल 20 साल 50 साल में लौटाएगा। मतलब आपने उसकी कहीं ना कहीं डोनेशन करके उसकी हेल्प की है। तो ये डोनेशन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविज्म को भी डेवलपमेंट मतलब बढ़ाती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप भिखारियों को पैसा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के अपहरण में भी उसका बहुत बड़ा भागीदारी है कि आपके 10 रुपए मैंने कहीं ना कहीं किसी बच्चे को किडनैप करा दिया हो। इसका मैंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो रोड्स पे या कहीं भी जिस तरह से उनको मतलब फीडिंग हो रही है ना, उस वजह से ये गिरोह गैंग ये बच्चों का किडनैप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का। और मासूम बच्चा इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, उनको देख के हम पैसा दे देते हैं। तो सेम वही है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जो राज्य हैं उनकी शर्तें दी थी। आपकी एक फॉर्मूला था कारगिल फॉर्मूला। कारगिल फॉर्मूला में कुछ आधार बताए थे कि किस आधार पे आप सहायता अनुदान कर सकते हैं। क्योंकि विशेष राज्य को कोई भी पैसा मिलेगा वो 90 और 10 के रेशियो में मिलेगा। मतलब 90% उसको सहायता अनुदान में जो उसको लौटाना नहीं है, और 10% उसको ऋण के रूप में किसी भी योजना के अंतर्गत। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। थैंक यू। तो अभी अगर हम बात करें कि हमने जैसे देखा कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से होता है, कारण ये था, और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से होता है। अब हम देखेंगे राज्य और राज्य के बीच में किस तरह से एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा चलती है कि जिससे दोनों राज्य एक डेवलपमेंट सोच रखते हैं, क्योंकि ये एक दूसरा पहलू है। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का एक हमने पहलू देखा केंद्र और राज्य के बीच में। अब हम दूसरा पहलू देखेंगे राज्य और राज्य के बीच में, किस तरह राज्य और राज्य के बीच में डेवलपमेंट। एक तो हमने देखा कि ऋण लेके, मतलब एक नॉर्मली ऋण लेके डेवलप कर रहे हैं अपने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने किया। और एक तरह से जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां की स्थिति गंभीर है, और बिहार भी अपने को कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा, मतलब एक सहायता अनुदान में, मतलब विशेष समुदाय, मतलब विशेष राज्य बन के और अनुदान के बेस पे वो डेवलपमेंट करता है। अगर हम सर ये पॉजिटिव देखें तो सर मतलब ये विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं, मतलब उससे उनको क्या क्या फायदे होते हैं? मतलब आपने क्लास करी नहीं है, आप प्रीवियस क्लासेस करना, उसमें पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसको। ठीक है सर। सर थोड़ा सा ठीक है। बता दो ना अभी तक। विशेष राज्य का दर्जा एक गाडगिल फॉर्मूले पे है, गाडगिल समिति थी। तो गाडगिल समिति थी, उसने कुछ शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि जो आपका दुर्गम क्षेत्र होना चाहिए, पहाड़ी राज्य होने चाहिए, मतलब एरिया ऐसा हो। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड कुछ हाँ, तो हम कहाँ थे कि जिस तरह से हम विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे थे कि एक तो ये गाडगिल समिति ने इसको फॉर्मूला दिया कि पहला बोला कि दुर्गम राज्य होना चाहिए, मतलब पहाड़ी पहाड़ी ज्यादा होनी चाहिए वहां पे, मतलब संसाधन कम होने चाहिए। दूसरा इन्होंने एक दिया था आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलनी चाहिए, मतलब मतलब किसी दूसरे देश से आपकी सीमा मिलनी चाहिए। तीसरा दिया था कि उसका सैन्य महत्व हो, और चौथा दिया था चौथी शर्त इसने गाडगिल फॉर्मूले ने दी थी कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो। सर तो ये तीसरी कहीं ना शर्त कहीं क्या थी? सैन्य महत्व हो उस राज्य का, मतलब जिस तरह से जम्मू कश्मीर है, जिस तरह से आपका राजस्थान है, जिस तरह से आपका चाइना बॉर्डर पे आपके पूरे पूरे ईस्टर्न सेक्टर का पूरा वो एरिया है। तो वहां पे ये सारे के सारे इसमें इसके पॉइंट थे। तो बिहार ने कुछ बोला था, बिहार उस क्लास में मैंने पूरा समझाया, वो आप चैप्टर क्लास देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके सर। तो विशेष राज्य इन्हीं शर्तों के आधार, बिहार क्यों मांग रहा है, बिहार इसलिए मांग रहा है कि मैं सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य हूं। तो उस आधार पे ये सबसे बड़ा इशू इसमें बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम क्लास में अपना, कि जब के राज्य राज्य के बीच में दूसरा पहलू आया कि राज्य और राज्य के बीच में जिस तरह से राज्य और राज्य के बीच में जिस तरह से विवाद मतलब विवाद होते हैं, उसी तरह से एक प्रतिस्पर्धा भी जन्म लेती है।
और जैसे ही वो प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सकारात्मक भूमिका में आ जाती है। और जब वो सकारात्मक भूमिका में आई, मतलब दोनों को ही डेवलपमेंट करने का मौका मिल रहा है ना। आपने एक गेम स्टार्ट किया, और गेम स्टार्ट करने के बाद में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने 4 बच्चों को रखा और एक गेम स्टार्ट कर दिया, और चारों को बोला जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कुछ नहीं मिलेगा। तो उनको पहले दिन दौड़ाओगे तो 3 बंदे फर्स्ट आएंगे। तो जो चौथा बंदा है, जो फोर्थ या फिफ्थ पे है, अगर 5 है, तो वो चाहेंगे कि हम एटलीस्ट थर्ड या सेकंड में आए। और जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला है, उसके लिए मजबूरी है कि उसको मेंटेन रखना है उसपे। तो ये कहीं ना कहीं उनके बीच में एक डेवलपमेंट करेगा, एक विकास करेगा। फिर इसी के बेस पे क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई राज्य है, अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ी देर, कि अब किस राज्य को विदेशी निवेश मिलेगा। भाई मैंने जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर का बोला कि किस राज्य को विदेशी निवेश मिलेगा, विदेशी निवेश उस राज्य को मिलेगा। विदेशी निवेश किस राज्य को मिलेगा? विदेशी निवेश मिलेगा उस राज्य को जो राज्य डेवलप कर चुका होगा, मतलब जो राज्य अपनी चीजों को डेवलपमेंट करके उसने दिखाया होगा, उसने दम दिखाया होगा कि मैं इतना काम किया है। जिस तरह से जब से आदित्य योगीनाथ आए हैं यूपी में, या अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, रोड्स, एक्सप्रेसवे, ये सारी की सारी चीजें जिस तरह से उन्होंने बनाई, तो यहाँ पे विदेशी निवेशकों को विश्वास है। जब आप दिखाएंगे कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया, हमने नक्सलवाद, हमने आतंकवाद, हमने इन सभी चीजों को कम किया है, जब आपकी गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार जो होगी, वो अपने दम पे कहेगी कि आप यहाँ के निवेश कीजिए और आप यहाँ सुरक्षित हैं और आपको भविष्य में लाभ होने की ज्यादा संभावना है, तभी एक निवेशक, मतलब विदेशी निवेशक जो है, आपके यहाँ निवेश करेगा। तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में एक बीच में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट होती है। और इसी का अगर हम इंडेक्स बना लेंगे कि एक लिस्ट जारी कर दिया कि विदेशी निवेश इन राज्यों में ज्यादा आया, इन राज्यों में कम आया, तो जो कम वाले हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा में घुस जाएंगे। तो ये एक तरह से डेवलपमेंट करेगा। अब जैसे हमने जीडीपी की हम लिस्ट निकाल रहे हैं कि इस राज्य की जीडीपी इतनी है, इस राज्य की जीडीपी इतनी है, हंगर इंडेक्स में ये राज्य इतने पे आए, अगर हम निकालें, अगर हम पॉवर्टी लाइन की, जैसे बीमारू राज्य और अगड़े राज्य हमने निकाले, तो ये जितनी लिस्ट है, ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन पैदा करती है। अभी इस टॉपिक में हम इसको नॉर्मली 90% तक सकारात्मक देखेंगे, और जब इसका थोड़ा सा दूसरा पक्ष डालोगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा नकारात्मक, जब मूल्यांकन करते हैं ना हम किसी चीज को, तो उसमें मूल्यांकन में आपको पॉजिटिवनेस भी डालनी होती है और नेगेटिवनेस भी। तो पॉजिटिव में ये सारी चीजें बताई, नेगेटिव में ये कहीं ना कहीं निराशा को भी उत्पन्न करती है। अगर कोई राज्य मेहनत कर रहा है और वो मेहनत करने के बाद भी उसको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि नीति आयोग देता है, और व्यवहारिक स्तर पे आपको पता ही है कि नीति आयोग और ये जितनी भी संस्थाएं हैं, एक इनका झुकाव, और ये केंद्र सरकार की ही है। और अगर आपके राज्य में केंद्र सरकार की पार्टी वाली सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यवहारिक स्तर पर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह से बंगाल को देख लो, या केरला की गवर्नमेंट देख लो, या साउथ इंडिया के जितने भी वो हैं, उन राज्य को देख लो, वो अलग दम पे अलग प्रतिस्पर्धा में डेवलप करते हैं अपने आप को। कहीं भी केंद्र सरकार से उतनी हेल्प उनको नहीं मिलती जितनी हेल्प यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इन राज्यों को, बिहार, इनको मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक नकारात्मक भूमिका में भी ले जाता है। मतलब प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद मैंने बताया, उस संघवाद में मतलब ये एक श्रेष्ठ प्रवृत्ति तरह से, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण लेके उभरी है, और ये एक नवीन अवधारणा है, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर हम सपोज करें कि बाल विकास के, शिक्षा के, मतलब जितने भी ये पहलू हैं, मतलब हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करना है, हमें एजुकेशन के लिए काम करना है, हमें कहीं दूसरी चीज़ों में काम करना है, हमें रोड्स, हाईवेज, ये सारी की सारी जब काम करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आया कहीं से, फंडिंग होनी है, या केंद्र सरकार भी किसको देगी? जो राज्य अच्छे परफॉर्मर में होगा। इसी तरह नीति आयोग जो इंडेक्स निकालता है परफॉर्मर राज्यों का, एस्पिरेंट का, और ये सारे जितने भी उसमें पॉइंट्स पे निकालता है, वो कहीं ना कहीं सबको लाभान्वित करता है।
आई होप ये टॉपिक आपको दोनों एंगल्स में समझ में आया होगा। अब किसी का भी कोई प्रश्न है इससे लेके तो वो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। फिर अपना हम ये कवर कंप्लीट कर देंगे और मैं आज पढ़ाऊंगा आपको भाग 1, संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद में अभी यहाँ तक कोई कवर, यहाँ तक कुछ छोटा आपका तो या कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, तभी मैं नेक्स्ट उस पे चलूंगा। जल्दी जल्दी बताइए। हाँ सर, मुझे तो आ गया समझ में। इस पे क्वेश्चन 100% चांसेस हैं इसमें आने के, मींस में। यस सर। और ये थर्ड क्वेश्चन था ना मैंने जो दिया था, वो थर्ड क्वेश्चन इसी के बेस पे क्वेश्चन था। अब उस क्वेश्चन को आप समझोगे ना तो उसका आंसर लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है सर। ये सब आ गया समझ में। आयुष वीएस अमित समझ में आ गया। चले हम नेक्स्ट। जी सर। चलिए थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ताइवान की कंपनी ने गुजरात थोड़ा सा में वॉइस आपकी कम आ रही है, वॉइस आपकी कम आ रही है अमित जी। सर अभी हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि जो निवेश है ताइवान की कंपनी ने, जो चिप बनाने की कंपनी थी, सिलिकॉन चिप बनाने की कंपनी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री जैसे गुजरात महाराष्ट्र में खोलने की बात की। आपका ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि जिस राज्य का डेवलपमेंट जितना होगा निवेश उतना ही ज्यादा होगा। अब मैं दूसरे बात कर रहा हूँ, जैसे बिहार, अगर कोई भी बाहर से कंपनी आ रही है तो वो ये देखेगी कि मुझे लेबर कितना, लैंड कितना सस्ता मिल रहा है, उस राज्य की नीतियां क्या हैं। तो सर कॉम्पिटेटिव दर्जे से अगर हम ये देखें तो ये बात सामने नहीं आती कि किस राज्य में किस प्रकार की नीतियां हैं उद्योग से संबंधित। अगर कंपटीशन करना है तो स्टेट्स इस प्रकार से भी कंपटीशन कर सकते हैं कि हमारे राज्य की जो नीतियां हैं वो उद्योगों से संबंधित वो अच्छी हों। बिल्कुल, इसमें मतलब ये सारी चीजें तो मैंने मतलब इसी चीज के लिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कॉम्पिटिटिव जो फेडरेशन का जो आपका प्रतिस्पर्धात्मक संवाद चलता है वो कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट, आप किसी भी कोई कंपटीशन हो रहा है उस या कोई एग्जाम हो रहा है उसमें अच्छा करेंगे तभी तो आपको परफॉर्मेंस की उसमें आएंगे आप। तो आपको क्या होगा, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन वो पॉजिटिवनेस लेके आएगा। ठीक है, अब इसमें जो कंपनी, जैसे आपने ताइवान की कंपनी बोली कि उसको सस्ता लेबर बिहार में मिलेगा, तो क्यों ना हम सस्ता लेबर रखें और उद्योग नीति को अच्छा, मतलब हमें वो बनाना पड़ेगा ना उस चीज का, उस तरीके से हमें उस चीजों को करना पड़ेगा कि चीजें सस्ती कर दें तो जो लेबर फोर्स है वो भी चीजें आसानी से प्राप्त कर सके, है ना। तभी लेबर कोस्ट आपकी सस्ती रहेगी। जैसे नॉर्थ इंडिया में लेबर कोस्ट सस्ती है, साउथ इंडिया में लेबर कोस्ट महंगी है, लेकिन वो डेवलप कर रहे हैं चीजों को। यहाँ पे हमारे पास सस्ती कोस्ट रखते हुए भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे। और एक सिंगूर का मामला, कितने साल हो गए जो आपका टाटा सिंगूर प्लांट, टाटा नैनो जब ओरिजिनेट होने वाली थी तो वहां पे इनॉग्रेशन के टाइम पे सिंगूर में विवाद हुआ और ममता बनर्जी ने डायरेक्टली उनको मना कर दिया। तो फिर ये कंपटीशन का मतलब एक नकारात्मक रूप होगा, इस तरह से दूसरी कंपनी थोड़ी जाएगी वहां पे निवेश करने, और सर वही चीज उनको जाके गुजरात में मिल गया। मैं जैसे इसके बारे में एक नेगेटिव पॉइंट ये देना चाहता हूँ सर, जैसे कि हमारे साउथ स्टेट्स हो गए इंडिया के, और जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल की बात करते हैं सर, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफी इजी है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बिहार या कोई ऐसा स्टेट जो बीच में पड़ता हो, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना महंगा पड़ सकता है। वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हेलो वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी सर आपकी आ रही है, उनका नेटवर्क गया जहाँ तक है। चलिए वो फिर आएंगे उनका क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे मेन मेरा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमें दोनों एंगल समझने हैं इसके। नकारात्मक भी मैंने बताया ना कि निराशा उत्पन्न कर सकता है, वो उसको एक दूसरी तरफ से ले जा सकता है। कोई भी प्रतिस्पर्धा आपको एक पॉजिटिव एंगल में घुमाती है और एक नेगेटिव एंगल में घुमाती है।
ये तो इन स्टेट्स दोनों के उसमें चलना है। आपकी वॉइस कट गई थी अमित, दोबारा बोलो, आप लास्ट में क्या बोल रहे थे? अच्छा, अमित रिपीट करोगे जल्दी से? हाँ सर, सर मैं ये कह रहा था कि बोलिए। जो हमारे साउथ स्टेट्स हो गए या तमिलनाडु हो गया या हमारे गुजरात और महाराष्ट्र हो गया या पश्चिम बंगाल हो गए, इन स्टेट्स में कंपनी इसलिए आना चाहती है क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनसे इजीली हो सकता है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इजीली कनेक्टेड है सर, और प्रतिस्पर्धा के लिए तो इसलिए इन राज्यों की जो औद्योगिक नीति है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए मान सकते हैं। और वहीं पे हम बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे हाईवेज या नेशनल वेज या स्टेट वेज तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन कोई कंपनीज यहाँ क्यों आना चाहेगी? क्योंकि अगर उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा खर्चा करना होगा तो मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, एक कारण नहीं होता कोई भी कंपनी का किसी राज्य में आने के लिए, कारण बहुत सारे उसमें डिपेंड करते हैं कि जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि कहीं पे सस्ता श्रम ज्यादा इम्पोर्टेंट करता है, कहीं पे सुरक्षा, कंपनी अपने कर्मचारियों में मतलब विश्वास दिलाना चाहती है कि आप सुरक्षित हैं। कभी कभी आपको बहुत सारी उसमें जैसे गुंडावाद, नक्सलवाद और ये सारी चीजें आपके झारखंड और ये एरिया में आपकी बहुत सारी माइंस हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन कंपनी वहां जाती डरती इसलिए है क्योंकि वहां पे नक्सलवाद, माओइस्ट, ये सारे के सारे चीजें हैं। गुजरात जैसा राज्य है कि जहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है, मतलब संसाधनों की कमी है, फिर क्यों डेवलप किया? उसका डेवलप करने का कारण ये था कि उसने कंपनीज को सुरक्षा दी, कंपनीज को एक ऐसा अपनी बिजनेस पॉलिसीज बनाई कि उनको इजी फील कराया। जब इजी फील कराया तो बहुत सारी कंपनीज आई। सबसे पहला फैक्टर सुरक्षा का होता है। सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी उसमें आने, क्योंकि वो गुंडा तो है नहीं, वो नॉर्मली एक बिजनेसमैन है। वो चाहता है कि मैं आराम से, प्रॉफिट मेरा कम हो लेकिन मैं सुरक्षित रहूं। समझ में आया? हाँ सर। चलिए, हमारा मुद्दा मतलब कॉम्पिटिटिव फेडरेशन था, तो इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, इसके सारे एंगल आपको पता होंगे, तब आप कंपटीशन की कंपटीशन डेवलप कैसे होता है। मैंने बताया ना, कोई भी इंडेक्स जारी होगा, हंगर इंडेक्स ले लो या कोई भी इंडेक्स ले लो, जैसे नीति आयोग आपके इंडेक्स जारी करता है आकांक्षी राज्यों की, या स्मार्ट सिटी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वो राज्य अपने को स्वच्छ रखना चाहेंगे, तभी उनके जो सिटी हैं या उनके डिस्ट्रिक्ट हैं वो सेलेक्ट होंगे उस योजना के लिए। और जब उस योजना के लिए आप सेलेक्ट होंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा जो डेवलप हुई है केंद्र और राज्यों के बीच में, और राज्य और राज्यों के बीच में, ये कहीं ना कहीं पूरे के पूरे देश को डेवलप करने की एक नई नई दिशा खोली है इसने। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है। अभी तक हमने केंद्र राज्य संबंधों में केवल विधिक संबंध हमने छोड़े हैं, उसको एक रीजन है, मैं आपको पूरा उसको समझाऊंगा कि केंद्र राज्य विधि संबंध हम कवर करेंगे, क्योंकि उससे पहले मुझे पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए मैं एक पूरी क्लास लूंगा, उसी दिन इस एक ही क्लास में विधिक संबंध भी आपको कवर कराऊंगा, और एक योजना की मैगजीन है, एक क्लास उस पे होगी। ये क्लासेस हम लेटर ऑन लेंगे, बाद में लेंगे। तो आपका केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में आई होप यहाँ तक 95% आपका कवर हो चुका है। सर, अब उम्मीद है, बोलिए। सर केंद्र राज्य संबंध में ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ये भी आएंगे ना? नहीं, आपातकाल, वो जब हम आपातकाल, वो एक अलग सेक्शन है, उसमें एक सब पार्ट रहेगा केंद्र राज्यों के बीच में। अच्छा सर, ठीक है। लेकिन वो इसका मेजर पार्ट नहीं है। ओके सर। इसके मेजर पार्ट आपका जो सीमा विवाद हैं, और जो आपके केंद्र राज्यों के बीच में कितने तरह के विवाद हो सकते हैं, जैसे नदी का विवाद मैंने बताया था, जो रिवर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वो सारे के सारे वहां पे आपका सिलेबस पॉइंट करता है। मतलब वहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि पॉलिटी आपको इस विशेषज्ञ नहीं बनना है। मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ यूपीएससी के मेन कंसर्न को लेके बता रहा हूँ, वहां पे आपको यूपीएससी में बेनिफिट मिलेगा जब आप क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे अपना सबसे पहला, और जहाँ से सब लोग स्टार्ट करते हैं, अब हम उस क्लास की बात करते हैं
कि ये आपका भाग पहला। अब भाग पहला यहां से अब हम शुरू करेंगे। ये मैंने पहले क्यों नहीं कवर कराया, इसका मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब आप केंद्र राज्य संबंध समझ जाएंगे तो अब राज्य संघ, संघ का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं बोलूं फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, तो आप समझेंगे। यूनिटरी का नाम लेते ही आप ब्रिटिश के यहाँ चले जाएंगे। आप अगर फेडरेशन की बात करते हैं तो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इट इज अमेरिका, यूएसए। और अगर मैं यूनियन की बात करता हूँ, ना तो भारत देखो फेडरेशन है, मतलब परिसंघ नहीं है भारत, और ना ही आपका यूनिटरी है, एकात्मक वाले लक्षण रख रहा है। भारत है संघ, मतलब यूनियन। तो हमारा पहला जो आज का मतलब मेन क्लास का हमारा ये जो है, ये आपका स्टार्टिंग होगी हमारी। इसके हम आर्टिकल्स पे बात करेंगे। इसके 1 to 4 जो आर्टिकल हैं सेक्शन 1 में, हम उन पे चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं ले रहे, हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ये स्क्रीन आपको दिख रही है सभी बच्चों को? जल्दी से कंफर्म करें। दिख रही है ना स्क्रीन? चलिए, अब केंद्र और राज्य संबंध, मतलब केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ चुके हैं। अब पहला जो हमारा पहला पार्ट है, ये आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये भाग 1 है। भाग 1 में बोलता है संघ और राज्य, उसके राज्य क्षेत्र। अब आपको संघ का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं कि संघ होता क्या है। मतलब संघ को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। आपका तो भारत का अगर कहीं भी नाम आ रहा है, मतलब अगर हम कहीं बात करते हैं तो भारत लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब आपका अगर कहीं भी इंडिया की बात करेगा, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रहा है, तो यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपका पूरा का पूरा मीनिंग। अर्थात भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे दो चीजें बता रहा है। एक तो भारत है और प्लस एक इंडिया है, मतलब इंग्लिश में इसका ये नाम है। कहते हैं ना 4 नाम है, आर्यव्रत और ये। आपका संविधान केवल इन 2 नामों की बात करता है और इसको बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह से। तो भारत का जो संवैधानिक नाम है वो भारत का भारत को बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसी तरह इसमें एक चीज तो आपकी सॉरी, भारत प्लस इंडिया, मतलब 2 नाम दे दी। और दूसरो इसको इसी भाग 1 में बताया गया कि भारत यूनियन है, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, फेडरेशन को और आपका यूनिटरी को डिफाइन करके कि ये दोनों यूनिट मतलब सिंगल, एकात्मक बॉडी होती है। फेडरेशन मतलब जो राज्यों ने, जैसे यूएसए, मतलब 13 राज्यों ने मिलकर एक का गठन किया गया। तो यहाँ पे अगर फेडरेशन का एग्जांपल लिया हमने तो यूएसए, और यहाँ पे आपका ब्रिटेन, ये मैं आपको पूरा कवर करा चुका हूँ। आई होप आप सभी को पता होगा इस चीज का। तो भारत मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए शब्दों की, देखिए यहाँ पे 2 चीज दी गई है, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अब उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएगा, उसके राज्य क्षेत्र में यहाँ पे आपका जो भी आपका नभ, मतलब आपकी एयर स्पेस है, आपका ग्राउंड का स्पेस है, आपका जो जल का स्पेस है, जिसमें आपके अलग अलग वाटर्स आते हैं कि 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील पे ये होगा, 24 नॉटिकल मील पे ये होगा, जो उसकी जोन्स डिफाइन किए गए हैं सारे के सारे तरह के, उसके उस राज्य क्षेत्र की ये बात करता है। जैसे भारत की अगर सीमा की बात करें तो ये कितनी सीमा है, फिर यहाँ पे किस तरह से 200 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है सी जोन में। एयर में आपका जहां तक भी एयर में आपका अधिकार है। तो ये सारी की सारी बात करता है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 में वर्डिंग दी गई है नए राज्यों का प्रवेश, मतलब नए राज्यों का प्रवेश की बात करेगा। तो नए राज्यों का प्रवेश कैसा होगा, नए राज्यों का प्रवेश की अगर हम बात करें
तो नए राज्यों का प्रवेश आपको इसके यहाँ पे पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी आपकी, अगर आप वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे। ये अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब प्रवेश की अगर हम बात करें तो कोई चीज एंट्री करने की डिमांड कर रही है, ये मतलब यहाँ पे एंट्री करना चाहती है। अब एंट्री कौन करना चाहेगी? अब भारत तो हमने ऑलरेडी पूरा डिसाइड किया हुआ है कि ये इसका सीमा क्षेत्र है और ये इसका ये स्टेट हो गए, ये इसका यूटी हो गया, ये सारा सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे कोई नया राज्य कहाँ से मतलब नया क्षेत्रफल जो है, नया क्षेत्र एरिया एंट्री करना चाहता है, मतलब वो कहीं ना कहीं विदेशी राज्य की बात करता है, मतलब किसी अदर स्टेट के राज्य की। तो वहां पे अगर इस तरह की कोई बात की जा रही है तो वो वहां पे अनुच्छेद 2 काम करेगा। अनुच्छेद 2 जिस तरह से मैंने बताया कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देके इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे देश आजाद हुआ 1947 में, हमारा देश आजाद हुआ और हमने पूरा का पूरा संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को बना दिया। अब जब 1950 को हमने संविधान बना दिया तब हमने उसका एक एरिया डिसाइड कर दिया था, सारी चीजें डिसाइड हो गई थी कि ये राज्य हमारे हैं। जैसे एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी टीम के द्वारा। तो अब क्या हुआ, उस टाइम दो हिस्सों में भारत रहा। इस हिस्से में आपका बांग्लादेश, वो भी एक पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश नहीं बना था यहाँ पे, ये पाक 2 मान लो आप, मतलब पाक का, ये भी पाक का हिस्सा था और इधर भी पाक का हिस्सा था, मतलब पाकिस्तान दो हिस्सों में था। ये बात है 1960 की। ये चल रहा था, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब दोनों में जब प्रॉब्लम्स हो रही थी तो यहाँ पे एक जगह का नाम है बेरूबाड़ी, मतलब बेरूबाड़ी एक गांव करके, बाड़ी बोलते हैं गांव को, इसको नोट डाउन रखना। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। सर आपने बे वो बोला था ना, पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ था हम्म 1970 के अकॉर्डिंग, हम्म मतलब वो भुट्टा और वो था ना उस टाइम में, वो हम्म एक बार आप रिपीट करना क्योंकि वो अभी जस्ट न्यूज में भी आ रहा था। हाँ नहीं, मैं वो उसके बाद रिपीट करूंगा। अभी ये देखिए केस कैसे हुआ कि बाड़ी एक गांव को कहते हैं, बेरू बाड़ी एक जगह का, मतलब एक गांव का नाम था। अब ये जब दोनों में विवाद हुआ तो कोई भी चीज कॉन्क्लेव बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्क्लेव ऐसे थे। अब जिस तरह से ये यहाँ पे हिस्सा और यहाँ पे हिस्सा, बहुत सारी जगह ऐसी थी कि जो इस तरह से आ रही थी, इस तरह से। तो जब आपको कोई ट्रेन जा रही है या कुछ भी जा रही है, तो अभी भी आप देखेंगे कि बांग्लादेश में मतलब बॉर्डर, अगर बांग्लादेश का बॉर्डर देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल है, तो वहां पे क्या होती है, आपकी ट्रेन एंट्री करेगी पाकिस्तान में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया में, इस तरह से। या आपको कहीं जाना है तो एक सीधी रेखा में कहीं भी आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई भी चीजें अगर नॉर्मल देखो तो सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो इस सीधी रेखा को करने के लिए यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिसाइड हुआ कि कुछ कॉन्क्लेव हम आपको दे देंगे और कुछ कॉन्क्लेव आप हमें दे देना। तो जो आपका हिस्सा होगा वो आपका हो जाएगा, और जो हमारा, मतलब जो हमारा हिस्सा आपके पास है वो हम आपको ही दे देंगे, और जो आपका हिस्सा हमारे पास है वो आप हमें दे देना। तो यहाँ बाउंड्री जो बनेगी वो एक सीधी रेखा में बाउंड्री बन जाएगी। अब ये डिसाइड हो गया गवर्नमेंट के बीच में। अब जो ये बेरूबाड़ी एक वकील थे, मतलब यहाँ से एक वो थे, तो ये पहुंच गए आपके कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। कि सुप्रीम कोर्ट पे गए और उन्होंने कहा कि संसद को अधिकार, मतलब आप ले तो सकते हैं लेकिन अपने राज्य का हिस्सा आप किसी राज्य को दे नहीं सकते। ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है कि हम अपने राज्य का हिस्सा किसी को दे दें। तो अब यहाँ पे विवाद हो गया कि यहाँ पे कि ले तो सकते हैं आप, नहीं दे सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस 1960 के केस में, बेरूबाड़ी में, एक डिसीजन दिया और उसमें कहा कि भारत को अधिकार नहीं है कि दे सकता है, लेकिन अगर इस तरह से हमें चीजें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम इजी कर दें और हमारी आंतरिक सुरक्षा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सामाजिकरण के जो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे संसद संविधान संशोधन करके, मतलब अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो यहाँ पे अमेंडमेंट होगा।
ध्यान रखिए, अगर आर्टिकल 4 आपने पढ़ा होगा तो उसमें बोला है 2 और 3 से किया गया कोई भी कार्य वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अधिकार दिया कि आप एक संविधान संशोधन करके कॉन्क्लेव का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को दे सकते हैं। तो ये केस हमेशा याद रखना 1960 बेरुबाड़ी, क्योंकि अभी दोबारा उठा था जब आपका 2015 के करीब में बांग्लादेश के साथ में वो हुआ था कॉन्क्लेव, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था। तो ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे संसद को अधिकार मिल गया कि वो अपना क्षेत्र विदेशी राज्य को भी दे सकती है। इसी के आधार पे सेम इसी बेस पे इन्होंने क्या किया, सेम इसी बेस पे इन्होंने सिक्किम का आपने देखा होगा 1900 मतलब सिक्किम एक अलग चोग्याल वंश के उसमें शासन, चोग्याल वंश वहां पे शासन कर रहा था। जनता और राजा के बीच में विवाद हुआ और उन्होंने विवाद इतना बढ़ गया कि वो विद्रोह कर दिया। वहां पे विद्रोह करने के बाद में क्या हुआ कि एक उन्होंने हेल्प मांगी और 35th अमेंडमेंट के आधार पर बेरुबाड़ी केस के बेस बना के एक अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट पे सिक्किम को अपना हिस्सा बना लिया। मतलब कहा था कि अमेंडमेंट जरूरी है, तो यहाँ पे आपका सिक्किम जो हो गया वो भारत का हिस्सा हो गया। ठीक है, अब जब सिक्किम भारत का हिस्सा हो गया, ये डिसाइड नहीं था ये यूटी होगा या एक स्टेट होगा। तो अब इन्होंने फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट किया, ये तो कर सकती है संसद, 36th अमेंडमेंट करके इसको राज्य का दर्जा भी दे दिया। आई थिंक यहां तक आपका जितना भी मैंने समझाया अभी तक क्लियर होगा कि संघ, हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ के नाम 2 इंडिया और भारत, और राज्य क्षेत्र जहां भी उसका मतलब पानी में, हवा में, और ये जितना भी एरिया इसके अंडर में आता है इसके डिफाइन करता है संविधान में। दूसरा हमने पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखा कि नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्य का प्रवेश मतलब कहीं ना कहीं बाहर से प्रवेश हो रहा है। मतलब अगर कोई भी राज्य विदेशी राज्य या भारत की जो डोमेस्टिक एरिया मतलब भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, वो हिस्सा कैसे, मतलब भारत ने युद्ध करके जीत लिया, या भारत ने कोई हिस्सा वैसे कब्जा लिया, या भारत ने कोई भी चीज मतलब कोई राज्य बाहर का मतलब कोई दूसरे देश का हिस्सा भारत में मिलना चाहता है और वो मिल गया, सपोज करो तिब्बत मिलना चाहता है भारत में और तिब्बत मिल जाता है, तो वो आर्टिकल उसके लिए जो कुछ भी होगा, अमेंडमेंट होगा, कुछ भी होगा, वो सारा का सारा अनुच्छेद 2 के आधार पे होगा। आई होप यहां तक आप समझे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, आज के बाद कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। 2 मतलब दूसरा देश, 2 मतलब दूसरी कंट्री, मतलब अपना नहीं हो रहा है, दूसरे का ले रहे हैं हम या दूसरे को दे रहे हैं। तो संविधान ने कहा था केवल आप ले सकते हैं, और देने का काम किसने किया, बेरुबाड़ी केस में। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है। सर एक बार ये जो बेरुबाड़ी मामला है ना, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। वीएस तुम्हें समझ में आ रहा है? वीएस वॉइस आ रही है मेरी? चलिए, वीएस को वॉइस नहीं आ रही। बेरुबाड़ी केस मैंने आपको समझाया कि बेरुबाड़ी में हुआ क्या था। बेरुबाड़ी एक बाड़ी होती है राज्य का नाम, मतलब सॉरी गांव को बोलते हैं बाड़ी करके, सुना भी होगा आपने। तो वहां पे एक अब क्या हुआ कि जिस तरह से देश आजाद हो गया, संविधान बन गया, सारी चीजें, संविधान ने कहा कि नए राज्य का कोई भी प्रवेश होगा, संविधान ने कहा कि नए राज्य का कोई भी प्रवेश होगा मतलब कोई भी बाहर से कोई एंट्री आ रही है, कोई भी क्षेत्र यहाँ पे शामिल होना चाह रहा है, उसको हम किस तरह से अपना हिस्सा बनाएं, ये कहता है अनुच्छेद 2। अब यहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान में कॉन्क्लेव थे, क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब यहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी कोई भी सीमा में। अब वहां पे आपको अपनी भारत मतलब आर्मी जो इंडियन आर्मी, उसको रूट मार्च करना है, या कोई ट्रेन को लाना है, ट्रेन को सपोज करो ये हिस्सा इंडिया का है, मतलब ये आपका सपोज करो बांग्लादेश में है, ठीक है, और ये इंडिया हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बेरुबाड़ी भी इसी तरह एक वो था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपको जाना है तो ट्रेन को एंट्री करनी पड़ेगी पहले बांग्लादेश में,
देन जाएगा ये हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा आपका है, इसी तरह ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो अगर इस तरह से हिस्सा होने लगे तो यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा पनपेगा दोनों देशों के लिए। ये मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम है कि यहाँ से इजीनेस होगा आंतरिक सुरक्षा को किसी भी देश की चोट पहुंचाना। तो इन्होंने डिसाइड किया, एक मीटिंग की और डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे, इसको सीधी लाइन में लाना है। अब सीधी लाइन में क्या होगा, जितने भी इस लाइन पे हमारे हिस्से पड़ रहे हैं वो आपके, और जितने भी ये हिस्से पड़ रहे हैं वो हमारे। तो ये डिसाइड हो गया। अब बेरूबाड़ी भी सेम केस। तो बेरूबाड़ी ने कहा कि हम नहीं जाना चाहते इस तरह से कि आप संसद, संविधान ने कोई भी अधिकार संसद को नहीं दिया कि, या गवर्नमेंट को नहीं दिया कि वो अपना राज्य, अपना हिस्सा, कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी को दे दे। तो यहाँ पे विवाद हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया बेरूबाड़ी में कि 1960 का केस है कि संसद को अधिकार है वो किसी बाहरी क्षेत्र को अपने अंदर मिला भी सकती है और अपने किसी क्षेत्र को बाहर दे भी सकती है। मतलब ये आंतरिक सुरक्षा इसका आधार बताया गया, और जितनी भी चीजें हैं इन सबको उसने डिसीजन यहाँ लिया। अब 1960 के बेस पे आगे कोई भी होगा, यहाँ पे बस बोला गया कि एक संविधान संशोधन की आवश्यकता है। मतलब संविधान संशोधन जरूरी है उस चीज के लिए। यहाँ तक समझे शिवानी, समझ में आया? सर हेलो हेलो बोलो। सर, इसको नून समझौता भी बोलते हैं ना? कौन सा? बेरूबारी नून समझौता। हाँ, तो बेरूबारी के नाम से ही मतलब ये फेमस। हाँ, मतलब बेरूबारी का कुछ वो भाग उसको पाकिस्तान को दे दिया था ना हाँ बिल्कुल 1958 में। बिल्कुल। और अभी अगर आप देखें इसी चीज को, शिवानी समझ में आया? नेक्स्ट चलें। हाँ सर। चलिए, अब क्या हुआ, सेम यही मुद्दा आपका सिक्किम वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। सिक्किम वाला जी। पोर्शन समझ में आ गया। 35th अमेंडमेंट और 36th अमेंडमेंट, दोनों अमेंडमेंट समझ में आ गए। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 2015 में क्या हुआ। 2015 में सेम सिचुएशन। अब तो 1971 के बाद में क्या हुआ, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश अलग कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। अब बांग्लादेश के साथ भी सेम पोजीशन आ रही थी, ये लाइन ऐसे हो रही थी, ऐसे 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 करके। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जब इन्हें एक सिंगल लाइन चाहिए थी, तो सिंगल लाइन के लिए जो भी इससे इंडिया के बांग्लादेश की साइड पे, या जो भी इससे इधर के इंडिया की साइड पे, तो ये इससे बांग्लादेश को देना। अब तो आसान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है इस पे, बेरूबाड़ी केस। अब यहाँ पे ये इंडिया के, तो इसमें जो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जो इंडिया ने दिए, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए वो 11 कॉन्क्लेव थे, और जो यहाँ से बांग्लादेश से इंडिया में आए वो 51 कॉन्क्लेव थे। मतलब 51 ऐसे कॉन्क्लेव थे, मतलब छोटे छोटे हिस्से थे जो भारत को मिले बांग्लादेश से, और 11 हिस्से इसको बने। और वो बेस क्या था, बेरूबाड़ी का। तो यहाँ एक समझौते के आधार पे ये ऐसा हुआ। अब मैं चलता हूँ सबसे, मतलब इस भाग के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टेक्निकली, और क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं यहाँ से रहती है कि ऐसा क्या है इस आर्टिकल में। चलिए देखते हैं। अब ये तो निरसन हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण। अब पहले क्या बोल रहा था, प्रवेश हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है कोई नए राज्य का, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। मतलब किसी राज्य से कोई भी नए राज्य का निर्माण करना। अब नया राज्य कहाँ होगा, ये बात करता है डोमेस्टिक एरिया के अंदर। ये ऐसे नहीं बात कर रहा कि यहाँ पे भाई हम कहीं चीज का निर्माण करेंगे तो अपने अंदर ही करेंगे ना। स्थापना कैसे करेंगे, स्थापना करेंगे पहले उस चीज को लेके आएंगे, तब उसकी स्थापना करेंगे, जो आर्टिकल 2 बोल रहा था। अब अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है, किसी राज्य का निर्माण करेंगे, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसका ये हिस्सा इधर दे दो, ये हिस्सा इधर दे दो, ये हिस्सा इधर दे दो। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें होंगी ये आपकी
ये आपका निर्माण, राज्य की क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में उसके नाम को बदलना, ये सारा का सारा जो भी काम होगा, ये सारा का सारा अधिकार ये हमारी पार्लियामेंट को है। किसको है? पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट किसी भी हिस्से को, मतलब दो राज्यों को तोड़ के एक राज्य बना दे, या दो राज्यों के छोटे छोटे हिस्से लेके दो जोड़े और एक नए राज्य का निर्माण कर दे, या एक राज्य का नाम में परिवर्तन कर दे, या एक राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दे, उसके क्षेत्र में विस्तार कर दे, ये सारी की सारी जो शक्ति है, ये सारी की सारी शक्ति दी गई है पार्लियामेंट को। इसीलिए कहते हैं भारत यूनियन है, ना कि फेडरेशन, ना यूनिटरी। अब आपको चीजें समझ में आएंगी कि केंद्र सरकार यानी जो केंद्र है, पार्लियामेंट है, उसके पास कितनी पावर है। तो यहाँ पे जो केंद्र राज्य संबंध है, इसीलिए झुकाव देते हैं आपको केंद्र की ओर। केंद्र राज्य संबंध पे अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से अनुच्छेद 3 को आप डायरेक्ट डाल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ झुकाव देता है। कि इसीलिए बोलते हैं कि जो भारत है, भारत एक नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ मतलब यहाँ पे कोई भी राज्य की कोई भी मतलब ऑथेंटिसिटी नहीं है, शाश्वतता नहीं है। किसी भी राज्य को कभी भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन संघ कभी खत्म नहीं होगा। भारत था, भारत है और भारत रहेगा। राज्य कितने भी बदले, राज्य कितने भी चेंज हो। लेकिन अमेरिका के साथ क्या है? अमेरिका है अनस्वर राज्यों का नस्वर संघ, मतलब उस संघ को कभी भी वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे राज्य को कम सीमा परिवर्तन ये कुछ भी वहां पे नहीं किया जा सकता। तो इंडिया की बात कर रहे हैं हम, यूनियन की बात कर रहे हैं। अब अगर बात करें हम इसकी, थोड़ा सा मतलब इसका हेडिंग जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको नोट डाउन करते रहना। मतलब थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के इसको मैं पूरा लिखवा भी दूंगा। अनुच्छेद 3 को मुझे लिखवाना भी है। अब इसमें क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट को अधिकार मिला कि आपके राज्य का क्षेत्र, सीमा, ये सारे परिवर्तन कर सकती है। अब अगर बात करता है कि राज्य के अंदर, सपोज करो हम यूपी की बात करते हैं, ये सपोज करो यूपी है। अब यूपी के अंदर किसी जिले का नाम चेंज करना है, किसी दो जिलों को मिला के एक जिला करना है, या किसी नए जिले का निर्माण करना है, या कोई छोटा सा इसका नाम चेंज, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, नाम चेंज की तो प्रवृत्ति चल रही है ना गवर्नमेंट में, कि भैया जिसके ज्यादा नाम चेंज होंगे उसकी गवर्नमेंट बनी रहेगी। तो ऐसा अगर चलता है चीजों में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा अधिकार किसको है? यहाँ की विधानसभा को। जिस तरह से पार्लियामेंट को अधिकार है राज्यों के चेंज करने का, उसको वो पार्लियामेंट इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर सकती है, वो उस राज्य का नाम चेंज कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, उसको अधिकार है कि वो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दे। वो सारा का सारा काम, आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर राज्य के अंदर कोई वो कर रहा है तो कौन कर रहा है? वो विधानसभा का वो है। अब हम बात करते हैं कि एक राज्य का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया गया है कि नए राज्य का निर्माण की। अब नए राज्य का निर्माण होगा कैसे? अब नए राज्य का अगर हमें निर्माण करना है, तो नए राज्य के निर्माण के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नोट डाउन करते। नए राज्यों का निर्माण अगर हमें करना है, किसी भी नए राज्य का, इसका एग्जाम्पल अगर तेलंगाना ले लो, या कौन कौन से राज्य नए बने हैं जो आपको मतलब आपकी मेमोरीज में हो, जो आपके सामने बने, कोई बताएगा? सर छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से अलग होके, वेरी गुड। और झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, और गुजरात। छत्तीसगढ़ बना। गुजरात भी पहले महाराष्ट्र का ही पार्ट था ना सर? मैंने पूछा आपकी नॉलेज में, मतलब जब आप थे। अच्छा सर। हाँ सर। सर उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। शिवानी इतना नहीं सोचना है, मतलब ये तो मतलब पता होना चाहिए इस चीज को। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है। यस सर। 1, 6 और 9 नवंबर 2000 को राज्य बने थे। ठीक है।
यस सर। और 2000 में और भी एक उपलब्धि हमारे पास है। 1994 के बाद में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों हमारी थी। कौन कौन थी, नाम बताएगा कोई? सुष्मिता सेन और वेरी गुड। ऐश्वर्या राय। हाँ, ये बिल्कुल पता होगा। और हम पूछ, इससे पहले कब हुआ है? 19, कौन कौन नाम बोला आपने? सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय। गलत गलत, ये भी नहीं पता है। कोई और बताएगा? यस कोई और बताएगा इसका जवाब? सर, मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन बनी थी। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी, बिल्कुल सही है, लेकिन 1994 में बनी थी। हाँ। ठीक है। और यस और सर। ऐश्वर्या राय भी 1994 में बनी थी। यस सर। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? कोई बताएगा? सर सही बोल रहे हो आप। और 2000 में कौन बना था? 2000 में भी दोनों चीजें दोनों हमारी उससे थी। कोई बताएगा? बॉयज में से कोई? रेशु, डिजी, शिवानी, अमित, आयुष। आयुष तुम बताओ। 2000 में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? लारा दत्ता का नाम सुना है? हाँ सर, लारा लारा दत्ता। दत्ता। और दूसरी प्रियंका चोपड़ा। दो हाँ मतलब सर। 12 मई को बनी थी ना ये। ये फैक्ट्स पूरे तैयार रखती है। मेरे को सुना नहीं था तब, इस वजह से मैंने नहीं बोला। हाँ, तो बताया कि नहीं कौन सी, कब बने थे? 2000 में बने थे ना ये, 49th हाँ, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अमेंडमेंट हुआ था क्या इसमें? नहीं मैं नहीं लारा दत्ता की नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब 49th नंबर की थी मिस यूनिवर्स। 12 मई को मतलब बनी थी। इसी तरह से पॉलिटी तैयार होनी चाहिए, ठीक है, कि लारा 49 दत्ता थी। अमेंडमेंट से लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स बना दिया गया हमारी पार्लियामेंट में। चलिए, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश बना था। और नेक्स्ट जल्दी से बताइए, एमपी से अलग होके कौन बना था? आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। और बिहार से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ना। वो अलग है। बिहार हाँ। से अलग होके कौन बना था आपका? झारखंड। 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 और आपका आंध्र प्रदेश से अलग होके कौन बना? ये तीनों के तीनों कब बने? 2000 में। तेलंगाना। 1, 6 और 9। ठीक है। और तेलंगाना 9 दिसंबर 2009 को बना था। 2014 में। 2014 को बना। फिर 9 को क्या हुआ था? मतलब उसको हाँ, घोषित कर दिया था। घोषित नहीं किया था, मतलब वो उनका वाद विवाद चल निर्णय रहा कर था। दिया था उन लोगों ने। अलग नहीं हुआ था निर्णय। निर्णय कौन करेगा? निर्णय उन लोग कौन करेंगे? पार्लियामेंट ही देगी ना डिसीजन तो। हाँ, तो मतलब वही, तीन तो सौ वही मैं समझा रहा हूँ। 371 डी के अकॉर्डिंग हुआ था ना सर ये आर्टिकल। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 371 डी के। क्यों? डी नहीं, 371 डी के। 371 में क्यों आएगा? मैंने पढ़ा था नए कि राज्य, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हुआ था आर्टिकल 371 के डी में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होके नया राज्य कौन से आर्टिकल में? वही तो पढ़ा रहा हूँ बच्चे अभी। 1, 2, 3, 4 हम्म। वही है हाँ मैंने हमारी डी बोला है, डी डी डी। माँ। बट अरे डी, डी नहीं है, मतलब आर्टिकल 3 वही मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, अनुच्छेद 3। वो अलग है सर और ये अलग है जो मैंने बताया है। वो 3 तो कोई, आप बोल रहे हैं ना, 3 और 2 वो उसमें भी डिफरेंट है। एक तो मतलब गठन करते हैं ना, वो आर्टिकल लगा होता है, और तो जो तुम कहाँ थे मतलब अभी तक? क्या बोलते हैं नाम होता है वो अलग होता है। क्लास में सुन नहीं रहे थे ना? अनुच्छेद 2 में पढ़ा चुका हूँ। मैं लेट आई थी ना सर। हाँ, तो अभी अनुच्छेद 3 पढ़िए। ये बात हाँ करता हाँ। है नए राज्य के निर्माण की। मतलब अगर कोई भी नया राज्य बनना है या कुछ भी किसी नए राज्य के लिए होना है, तो नए राज्य के निर्माण की ये बात करेगा। नए राज्य का निर्माण मतलब अब ये सारी बातें होंगी हमारे घर के अंदर।
अब घर के बाहर की कोई भी बेरुवाड़ी टाइप में चीजें नहीं आएंगी। मतलब अब हम अपने ही घर के अंदर की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कौन कौन से राज्य, नए राज्यों का निर्माण किया गया। अब सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो लास्ट का एग्जाम्पल है आपका, ऐसे तो लद्दाख और कश्मीर को भी है, लेकिन लद्दाख और कश्मीर को यूटी बना दिया गया, कोई राज्य का निर्माण नहीं किया गया। ये सब भी संसद ने किया, अनुच्छेद 370 को खत्म किया। तो ये अगर स्टेट की बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे तेलंगाना की, मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब कोई नए राज्य की प्रक्रिया कैसे होती है उसको मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देना, ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो जाता है कभी कभी इसमें। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगी कि कोई भी जो सदस्य है पार्लियामेंट में, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, मतलब कोई मंत्री हो या नॉर्मल पार्लियामेंट का सदस्य है, वो एक बिल मतलब एक प्रस्ताव रखेगा वो उसने प्रस्ताव रखा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होना चाहिए। अब ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जब संसद में रखा जाएगा, संसद में रखा जाने से पहले ये किसके पास जाता है, ये आपके स्पीकर पे। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको पूरा का पूरा वो समझा रहा हूँ कि किस तरह से कोई प्रस्ताव रखा जाता है, ये वाला। अब ये गया जब स्पीकर पे, तो स्पीकर अगर नॉर्मल कोई प्रस्ताव होता है तो उस पर चर्चा का दिन निर्धारित कर देती है और कहती है आप चर्चा शुरू करिए। तो जब यहाँ पे ये अधिकार स्पीकर को नहीं है कि जो कोई राज्य या उससे रिलेटेड कोई भी चीज है, उसमें संविधान बोलता है कि ये ऐसा कोई भी जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद के पटल पर रखा जाएगा। तो अब यहाँ पे स्पीकर को पता है कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन टाइप में है वो आपकी किसका उसमें है, मतलब आपका एसओपी क्या बोल रहा है कि आप प्रेसिडेंट के पास इस चीज को भेज देंगे। इस प्रस्ताव पे प्रेसिडेंट की अनुमति लेने के लिए आपने प्रेसिडेंट को इंटीमेट कर दिया कि ऐसा एक प्रस्ताव एक एमपी ने रखा है। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एक परंपरा टाइप में बनी हुई है, प्रेसिडेंट उस कंसर्न जो भी राज्य है, हो सकता है एक हो सकता है दो हो। सपोज करो आंध्र प्रदेश है, तब तो अलग नहीं हुआ था, मतलब केवल आंध्र प्रदेश ही है। हो सकता है कुछ राज्य महाराष्ट्र और गुजरात से निकाल के एक राज्य बनाना हो, तो वहां पे अगर सपोज कर रहा है तो वो महाराष्ट्र से और गुजरात दोनों की विधानसभाओं को प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को भेज देगा। अब उस प्रस्ताव पे एक राज्य है एक, दो है दो और तीन है तीन, या यूटी है तो यूटी, उन सब के उसमें उसकी विधानसभा में वहां पे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में, मतलब यहाँ आपकी चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि इस पे करना क्या है, या तो हाँ या नो। इसमें प्रेसिडेंट एक काम कर सकता है कि यहाँ पे समय निर्धारण भी कर सकता है कि इतने दिन में इस प्रस्ताव को आप हाँ या ना करके वापस भेजिए। ये तीन कंडीशन होगी, चर्चा के लिए भेजा, हाँ या ना हुई और एक समय निर्धारण किया। अब इसमें हो सकता है कि ये मना कर दे, मतलब जो आंध्र प्रदेश नहीं चाहेगा कि मेरा हिस्सा टूट के एक नया राज्य बने, तो अगर आंध्र प्रदेश ने इसको मना कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मना करने के बाद में प्रेसिडेंट को कोई ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का अपना विवेक है, वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। सेम मुद्दा तेलंगाना में हुआ कि तेलंगाना का जब बिल विधानसभा में आंध्र प्रदेश की गया तो आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में उस प्रस्ताव को नकार दिया गया, मतलब वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जब पास नहीं हुआ, फिर पास तो वो होना ही नहीं है अगर वो राज्य नहीं चाहे, क्योंकि बहुमत पे तो वो सरकार है ना जिसका वो पूरा का पूरा राज्य है। विपक्ष ही कोई चाहता है कि ये राज्य दूसरा राज्य अलग हो, तो मतलब उस विधानसभा में बहुत कम ऐसा होता है कि वो बिल पास हो जाए। अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट उसको ऐसे के ऐसे ही कि अब क्या करेगा, जाओ और सदन में लोकसभा या राज्यसभा जहां भी वो चाहे उन दोनों सदनों में से एक सदन में वो प्रस्ताव को रख दिया जाएगा। भाई अब स्पीकर को बोलेगा कि अब दोनों सदनों में अपना नॉर्मल प्रक्रिया से आप इसको पास कराएं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये सदन पास करेगा इसको साधारण बहुमत से,
मतलब पार्लियामेंट किससे वो करेगी इस पे चर्चा और इस पे सब कुछ, साधारण बहुमत से इस पर वोटिंग होगी। आई होप यहाँ पे समझ में आया। एक भी अगर इसमें पॉइंट आपका छुटा हुआ है या समझ में नहीं आया, आप अभी बताइए, वरना ये समझ में मतलब ये बहुत बहुत टेक्निकल इशू है। सर एक बार और समझा दीजिए। चलिए मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, कोई बिल किसी नए राज्य के निर्माण की बात करता है, या उसके सीमा में परिवर्तन की बात करता है, या उसके नाम परिवर्तन की बात करता है, कुछ भी अगर अनुच्छेद 3 के तहत अगर डोमेस्टिक मतलब क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है, तो वहां पे कोई भी सबसे पहले सदन में मतलब संसद में वो बिल वो होगा। तो संसद में होने के लिए वो एक एमपी किसी भी प्रस्ताव को वो प्रस्ताव लाएगा। सपोज करो एमपी ए है, वो इस प्रस्ताव को लेके आया और प्रस्ताव को उसने रखा, दिया, प्रस्ताव को दिया अपने स्पीकर को। अब स्पीकर अगर नॉर्मल प्रस्ताव होता है तो उसमें चर्चा का दिन निर्धारित कर देते हैं और उसमें प्रक्रिया निर्धारित कर देते हैं और वो चालू हो जाती है। फिर उसके बाद में, लेकिन ये बिल ऐसा नॉर्मल तो नहीं है, तो इसको इसके लिए दिया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। तो स्पीकर ने इंटीमेट किया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को जब इंटीमेट किया तो प्रेसिडेंट इसको भेजेगा कंसर्न विधानसभा को, या तो एक विधानसभा है या दो, मतलब जिस भी राज्यों पे उसका फर्क पड़ रहा है। अब उसने सपोज करो ये महाराष्ट्र और गुजरात का एग्जांपल लिया, ये आंध्र प्रदेश को भेज दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग होना है। अब आंध्र प्रदेश पे 3 चीजें हैं, या तो उस पर चर्चा करो और डिसाइड करो हाँ या ना। अब हाँ या ना में भी डिसाइड है। और तीसरा कि राष्ट्रपति उसकी समय का निर्धारण भी कर सकता है कि 14 दिन के अंदर वापस दो, 10 दिन के अंदर वापस देना है, या आपको 3 दिन के अंदर वापस देना है, क्योंकि वो स्थिति डिफाइन करते हैं कि कभी भी कोई राज्य, एक छोटा राज्य, भाई घर में भी अगर बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं विवाद होता है ना। तो राष्ट्रपति को पहले से अपनी कार्यपालिका के आधार पे पता चल जाता है कि ये मामला कितना संवेदनशील है। अगर वहां पे आग लगा दी गई, उपद्रव हो गया है, मतलब बॉयकॉट कर दिया गया है, बवाल हो चुका है, तो वहां पे कम समय मतलब बहुत कम समय के लिए राष्ट्रपति उनको देगा। अब अगर उन्होंने नकार दिया तब भी प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो सेम बिल को संसद के पटल पे रखवा दे। अब इन्होंने मना कर दिया और उसके बाद भी संसद में गया और साधारण बहुमत से वो पास हो गया। जिस तरह से साधारण बहुमत से पास हुआ, उसी के उसमें वो उसी दिन से वहां पे एक बिल मतलब एक नए राज्य का निर्माण हो गया। अब इसमें भी मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है और आपके प्रेसिडेंट है, इन तीनों से मिलके आपकी संसद बनती है। अब लोकसभा ने कोई पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब ये बिल क्या हो गया? बिल बन गया है अधिनियम। भाई कोई भी अधिनियम बन जाएगा। अब जिस तरह से वो बिल अधिनियम बना, अधिनियम बनने के बाद में वो लागू नहीं हुआ है, ध्यान रखना। उसे लागू करने के लिए एक अधिसूचना मतलब प्रेसिडेंट गजट में एक अधिसूचना जारी करता है, और जैसे वो अधिसूचना जारी होगी उसमें डिसाइड होता है कि वो पूर्ववर्ती डेट से होगा या पश्चिमवर्ती मतलब आगे से हो, मतलब उसमें डेट निर्धारित होगी 10 अक्टूबर या 10 नवंबर या कोई भी उस हिसाब से, या वो तुरंत मतलब जैसे ही वो जैसे उसने अधिसूचना जारी करी वो चीज तभी से लागू होगी, या प्रीवियस। ये 3 स्थिति में कोई भी बिल पास होता है। आई होप यहाँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया। समझ में आया बच्चों? जी सर, आ गया। जी जी। अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ना कि अनुच्छेद 3 के आधार पे मतलब ये सही है या गलत है। तो अगर हम अनुच्छेद 3 को बात करें कि यहाँ पे किसको शक्ति ज्यादा है किसको कम है, तो अनुच्छेद 3 का मूल्यांकन करके एक हेडिंग डाल लीजिए आप और लिखिए, थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, मैं समझाता भी रहूंगा जो जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे इसके 2 पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा मतलब एक पक्ष में होगा और एक विपक्ष में होगा। इसी तरह से आप चार्ट बना लीजिए इसका।
तो मैं सबसे पहले विपक्ष बताता हूँ कि इसके मतलब राज्य के निर्माण के लिए मतलब बहुत सारे राज्य, ज्यादा राज्य अगर हो जाते हैं, छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, तो उसके विपक्ष में क्या तर्क है कि क्यों छोटे छोटे या बार बार राज्य नहीं बनने चाहिए, क्यों केंद्र को इस पे या संसद को इस पे थोड़ा टाइट होने चाहिए, वरना इस तरह से तो हर राज्य छोटे छोटे, जैसे उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए बोला गया है कि 4 हिस्सों में बांट दो उत्तर प्रदेश को, तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए। इसके लिए पहली चीज है कि अगर बार बार राज्य की डिमांड हुई तो मतलब एक ये परंपरा बन जाएगी, परंपरा बन जाएगी, मतलब डेली एक बिल आएगा कि हमें मांग शुरू हो जाएगी, मतलब जब ज्यादा मतलब नए राज्य की मांग ज्यादा हो जाएगी, नए राज्य की मांग वहां पे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको तो बेनिफिट और लॉस का पता नहीं, लेकिन ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बनने जा रहे हो, कोई पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे कि अगर ऐसी देखी तो ये प्रवृत्ति बन जाएगी कि हर दूसरे दिन एक बिल आ जाएगा कि नए राज्य की मांग करेगा। दूसरा, अगर ये सिलसिला मतलब और ये इतना लंबा चलेगा कि इसको रुकने वाला नाम नहीं है, ये जब तक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। दूसरा क्या है कि अगर ऐसा होता है, अधिक संख्या में राज्य हो जाते हैं तो क्या होगा, तो उनके बीच में समन्वयता की कमी आएगी। जो मैंने अभी पढ़ाया था ना एक क्लास में कि समन्वयता होती क्या है, तो दोनों के बीच में जो कोऑपरेशन होगा, मतलब जो एक दूसरे से समन्वय मतलब एकीकरण करके चलने की उनकी प्रथा होगी, वो खत्म हो जाएगी। मतलब 2 बंदों को मनाना आसान होता है या 4 बंदों के बीच में ग्रुप इजीली बन जाता है, अगर हम करें कि 600 बंदों के बीच में ग्रुप बनाना है या एक बात को मनवाना है तो वो आसान नहीं होगा, मतलब समन्वयता की कमी होगी यहाँ पे। तीसरा मुद्दा है कि अगर ज्यादा राज्य हो गए, मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ज्यादा राज्य हो गए, बहुत सारे राज्य हो गए, तो जिस तरह से बहुत बड़े मुद्दे हैं नक्सलवाद और आतंकवाद, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इससे आप एक अच्छी तरह अभी तो जैसे एनआईए या जितनी भी एजेंसी हैं वो आपकी जाती है, एजेंसी जो जाती है आपकी, तो वो एक ही राज्य के चीफ मिनिस्टर से बात करना है, फिर अगर एक ही 4 राज्य बना दिए गए तो चारों चीफ मिनिस्टर से, चारों पुलिस एजेंसी से उनसे कॉपरेशन करना होगा, मतलब कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और इसका मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि इसको देखे लॉ एंड ऑर्डर किसके विषय का मैंने बताया था आपको, ये आपका राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का मतलब राज्य पुलिस को इस पे पूरा का पूरा अधिकार है, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा का पूरा इस पे राइट है, कुछ भी करे। अब कोई आतंकवादी सपोज करो एक हमने जैसे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो इलाहाबाद वाला एक राज्य हो गया, सपोज करो एक स्टेट हो गया, फिर आपका मेरठ वाला एक अलग हो गया, फिर इधर आपका बुंदेलखंड वाला एक अलग हो गया, पूर्वांचल, इस तरह से आपके 4 स्टेट हो गए। अब कोई राज्य मतलब कोई भी घटना हुई, कोई आतंकवादी घटना करके और इस राज्य में बॉर्डर क्रॉस कर गया, अभी तो इलाहाबाद से आपको अगर उत्तरांचल कूदना है तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, मतलब इतना आसान नहीं है बॉर्डर कूदना। और ये अगर मान लो ऐसा हुआ तो 50 किलोमीटर कूदे और एक नया राज्य, तो जैसे ही नए राज्य में होगे तो अभी तो जो टीम आपकी केंद्र सरकार की काम कर रही है, सीबीआई या एनआईए अगर आ रही है या कोई भी एजेंसी, उसको पहले इस चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, इस पुलिस से कॉपरेशन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे, मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि वो सीमा पार करने में उसको आसानी भी होगी, और यहाँ पे मैनेज करना, आप व्यवहारिकता स्तर पे देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब इन जैसे मुद्दे बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे अगर ये बहुत सारे राज्य निर्मित हो गए। अब एक अगर मान लो और देखें हम कि अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो और इशू क्या होंगे, और आपके इशू आएंगे जिस तरह आपका भूमि अधिग्रहण करना है, मतलब जो राज्य सूची के विषय हैं। जैसे मैंने पहला बताया, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना है, कोई राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना आनी है, तो राज्य सूची की जैसे भूमि एक है, तो भूमि अधिग्रहण करना है, तो भूमि अधिग्रहण अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री से बात करना है, वो इजीली कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा, मतलब कोई भी मतलब ये आराम से मान जाएंगे एक बंदे को मनाना, और यहीं 4 चीफ मिनिस्टर को मनाना है, 4 एजेंसियों को मनाना है, तो वो डिफिकल्ट होगा।
तो कोई अगर हाईवे बनाना है, कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, कोई आपका एनएच निकालना है, या कोई राष्ट्रीय स्तर की योजना लॉन्च करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे चीजें करनी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी इन अधिक राज्यों के निर्माण से। और एक अभी हमने पढ़ा नदी जल विवाद। अभी सपोज करो 2 ही राज्य हैं जिनके बीच में वो, या 3 राज्य हैं जिनके बीच में नदी बह रही है, अब वहीं पे आपके 13 राज्य हो गए, तो 13 राज्यों के बीच का विवाद और 2 के बीच का विवाद, दोनों में डिफरेंस होगा ना। मतलब इस तरह से केंद्र राज्य संबंध जिस तरह से हमने पढ़े, तो अब तुम्हें मतलब अब मजा आ रहा होगा, अब आपने समझा होगा कि इसका मूल्यांकन करने में, इन चीजों को समझने में आपको कितनी आसानी हो रही है। तो यहाँ तक समझ में आया? इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसके पहले अगर ज्यादा हुआ तो एक परंपरा टाइप में बन जाएगी, और हर राज्य एक नई मांग करेगा। मतलब हर दूसरे दिन एक बिल आ जाएगा कि हमें अलग करो, हमें अलग करो। विपक्ष अपने हितों में, पार्टियां इसको मतलब राजनीतिकरण करके इसका, और डेली एक वो मांगेंगे। देन समन्वयता में कमी है, ये आप समझ ही सकते हैं। 15 बच्चों को एक साथ समन्वित करना और 4 बच्चों को एक साथ करने में, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरा आपका नक्सलवाद और आतंकवाद। अगर ऐसे मुद्दे हैं, मैंने आपको समझाया ये बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, मतलब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, तो इनको सॉल्यूशन करना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट आपको राज्य सूची का, जैसे लॉ एंड ऑर्डर बताया मैंने, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। अब एनआईए जैसी एजेंसी अगर जा रही है, या सीबीआई सीआईडी जा रही है, उनको पहले एक राज्य से करना था, अभी ये 4 राज्यों से काम करेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई बड़ी परियोजना है, उसका एक्सिक्यूशन करना है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। नदी जैसे विवाद, सीमा विवाद बढ़ जाएंगे, सीमा विवाद, प्राधिकरण बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अभी तो 2 ही राज्यों के बीच में, अभी 13 राज्य हो गए, तो उनके बीच में 5 तरह के वो हो जाएंगे। तो जो नदी विवाद हैं, वाटर डिस्प्यूट है, और उनके बीच में मतलब आप समझ नहीं सकते कितनी डिफिकल्टीज आ जाएंगी। तो ये हमने पढ़ा इसके जितना भी विपक्ष में पक्ष वो थे कथन। अब हमें इसके पक्ष में भी पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी चीज सिंगल नहीं होती, उसके साथ में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, थैंक यू। अब हम इसको कवर करके अपनी क्लास को वो करते हैं। अब अगर पक्ष में बात करें कि अगर अधिक राज्य हो गए या इस तरह से बनते हैं, तो क्या क्या उसके बेनिफिट होंगे। सबसे पहले बेनिफिट जो आपका होगा, अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। चलिए, अगर हम बात करें कि सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट होगा कि जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं अपने संविधान की, कि हमारा संविधान तो बहुलवादी स्वरूप रखता है, मतलब विविधता में एकता की बात करता है। तो विविधता में एकता तो तभी आएगी ना जब हम सबको मतलब इंडिविजुअलिटी देंगे, मतलब सबकी अपनी एक पहचान होगी। मतलब अभी आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, जिस तरह से हमने भाषा, संस्कृति, समाज, कल्चर, खाना, हर चीज के आधार पे उन सबको एक समन्वयता में पिरोया है अभी तक, तो वो कहीं ना कहीं बहुलवादी समाज को वो देगा कि जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के चारों अलग अलग कर दिए जाएं, तो एक बहुलवादी स्वरूप को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को वो बचाने के लिए काम कर सकते हैं। अपनी भाषा, जैसे जैसे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बचा, वो अपनी भाषा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट बहुलवादी संस्कृति के मतलब बहुलवादी स्वरूप को आधार देगा। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट, तो मतलब सेकंड और क्या हो सकता है, और इसमें हो सकता है कि जो आपका प्रशासन होगा, जो गवर्नमेंट होगी, वो कहीं ना कहीं जनता के निकट होगी। प्रशासन जनता के निकट होगा। अगर छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो सीएम हाउस होगा वो जस्ट आपके घर के पास ही हो सकता है। अभी सपोज करो किसी जिस तरह से अगर मुजफ्फरनगर वाले बंदे को कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में, तो उसके लिए हाई कोर्ट कहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा उसको इलाहाबाद या प्रयागराज या फिर आपका लखनऊ। तो वहां पे अगर मेरठ में एक हाई कोर्ट बना दिया जाए, मतलब सॉरी, अगर ये अलग अलग 4 राज्य हो गए, तो मेरठ में उसका हाई कोर्ट होगा, उसका सीएम भी मेरठ में बैठेगा या कोई आसपास के उसमें तो जो प्रशासन होगा वो जनता के निकट होगा।
स्थानीय स्वरूप सुनेगा, वहां पे सारा का सारा स्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, तो वो इजी रहेगा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें कि कहीं ना कहीं ये जो हम बात करते आ रहे हैं, हमने संविधान की बात करी, हमने आदर्शों की बात करी, जो एक राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, ये उसका प्योरिटी रूप है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अगर बात करता है तो ये उसका कहीं ना कहीं प्योरिटी रूप है। तो जो विकेंद्रीकरण होगा, इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी होगा, छोटे छोटे राज्य डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे राज्य जिस तरह से, इसमें जब जनता के पास होगा तो जवाबदेहिता बनेगी। अभी तो कह देते हैं ना, आप जाइए लखनऊ जाइए, कोर्ट के केस करिए, जब मेरठ में ही कोर्ट होगी तो क्या होगा, वो डरेंगे, उनको जवाबदेहिता रहेगी, उनको मतलब अब सपोज करो एक ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर को बनाना है, तो वो दूर का है, मतलब टाइम लगता है ना उस चीजों में, जनता भी पूछ नहीं सकती। तो यहाँ पे जैसे जवाबदेहिता बन रही है, उसी तरह राजनीतिक विकेंद्रीकरण होगा। मतलब राजनीतिक विकेंद्रीकरण होगा तो जो लोग एमपी नहीं बन सकते थे, एमएलए नहीं बन सकते थे, वो राजनीति में हिस्सा ले पाएंगे। मतलब अब और लोगों को एमएलए बनने का मौका मिलेगा और लोगों को एमपी बनने का मौका मिलेगा। अभी एक ही, जैसे इंडियन टीम में 11 प्लेयर, 11 में से 6 यूपी के या 4 पंजाब के, इस तरह से नहीं होगा, एक बहुलवादी स्वरूप को मिलेगा मौका। एक मतलब इसी तरह सबको मौका मिलेगा चीजों का, राजनीति में भाग लेने का। और अगर ये आपको दोनों पॉइंट आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया कि पक्ष में हमने क्या बात करी, हमने विपक्ष में क्या बात करी। इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? आयुष, रेशु, शिवानी। अनुच्छेद 3 आपको कभी भी इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा जिस तरीके से मैं आपको पूरा क्लियर करके बता रहा हूँ कि क्यों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। चले आगे। चलिए, अब इसको हम अगर मान लो इसका मूल्यांकन अगर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हमने देख लिया, इसका नेगेटिव हमने देख लिया। अब इसका अगर पूरा फाइनल रूप देखें कि क्या हो सकता है, जिस तरह से मैंने बताया कि राज्यों को बांटने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट को एक ब्रांच उसकी मेरठ में भी कर दो, प्रशासन को और निकटता दे दो, जॉब्स में और वृद्धि करो, तो ये कहीं ना कहीं विखंडन को रोकेंगे। क्योंकि अगर विखंडन होता है या बहुत सारे राज्य, तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए भी मुद्दा बनता है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। अब नए राज्य का अगर निर्माण में हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी है उसको लचीली करना चाहिए। मतलब अगर आवश्यकता, मतलब एक्सट्रीम केस में जब उपद्रव होने से पहले हमें काम करना है, आग लगने से, लोगों के मरने से, जन माल की हानि होने से पहले हमें इस पे एक्शन लेना चाहिए। लचीली नीति, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी चीजें हमने पढ़ ली और इसकी नेगेटिव भी, मतलब कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। हमें इसको परंपरा में नहीं बना देना कि बार बार, लेकिन अगर मौका है और अगर उसके विकास की, डेवलपमेंट की बात है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल फैमिलीज हमेशा वहां पे जो वैल्यूज रहती हैं वो प्रतिस्पर्धात्मक रहती हैं, तो इसलिए वो डेवलपमेंट करते हैं। और जो एक कंबाइंड फैमिली है, वहां पे आदर्श दूसरे होते हैं, वैल्यूज दूसरे होते हैं, वहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती, तो वहां पे डेवलपमेंट थोड़ा सा आर्थिक स्तर पे पीछे रहता है 90% केसेस में। अगर हम बात करें कि अगर देखा जाए कि जिस तरह से भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक, ये सारे के सारे कारण हैं, और कोई राज्य बनना चाह रहा है तो उसको बनने देना चाहिए। अगर उसने पुष्ट किया कि उसके आर्थिक कारण हैं इस चीज के लिए, उसके राजनीतिक कारण हैं कि पार्टी चाह रही है डेवलपमेंट हो सकता है, या प्रशासनिक कारण कि पहले क्या हो रहा था कि प्रशासनिक कारण यूपी से क्यों अलग हुआ उत्तराखंड, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें हो रही थी। अब उत्तराखंड में अगर वो भाग गया तो यहाँ पे कोई बंदा, इलाहाबाद का बंदा उत्तराखंड में जाके भाग भाग रहा है सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ के ऑफिसर्स, अगर कोई वहां पे छोटा सा कर्मचारी है वो नहीं सुन रहा क्योंकि दूर हो, आप परिवहन के साधन भी इतने उस समय इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो अगर ऐसी रिक्वायरमेंट,
और ये आधार बिल्कुल सही पुष्ट कर रहे हैं एक राज्य को, तो नए राज्य का निर्माण कर देना चाहिए। यहाँ पे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर चीजें सही हैं तो आपका जो पक्ष और विपक्ष है उसको बना के ये, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीतिक पार्टियों की उनके हित को, राजनीतिक पार्टियों के उद्देश्य के बेस पे नहीं काम करना चाहिए हमें, कि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं उनके अपने हित हैं, क्योंकि हर दल अपने को चाहता है ना कि मैं भी यहाँ सत्ता में बना लूं। सपोज करो ये आपकी वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, तो अजीत जी की पार्टी जो थी, अजीत सिंह की या ये पार्टी ज्यादा उसमें प्रबल दावेदार होंगी, तो यहाँ पे तो ये चाहते हैं कि अलग हो, लेकिन केवल इन राजनीतिक पार्टियों के चाहने और ना चाहने से किसी भी राज्य के निर्माण से बचना चाहिए। तो आई होप कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। सर ये लास्ट पॉइंट क्या बोला आपने, राजनीतिक पार्टियों के? मतलब राजनीतिक पार्टियों के उद्देश्य से किसी राज्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। मतलब राजनीतिक पार्टियों के अपने हितों के आधार पे, कि कोई राजनीतिक पार्टी चाह रही है या विपक्ष चाह रहा है, केवल उसके अपने हित जुड़े हुए हैं, राष्ट्र हित या राज्य हित कहीं भी नहीं है, तो उस आधार पर हमें बचना चाहिए किसी राज्य के निर्माण से। और राज्य का निर्माण अगर आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकता बता रहा है तो हमें उस राज्य के निर्माण कर देना चाहिए। मतलब इसका निष्कर्ष में यह है कि लचीली नीति हमें अपनानी चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल 4। हाँ सर, मतलब इसके लास्ट में निष्कर्ष में, हाँ निष्कर्ष इसके समझ में आ लास्ट गया में, ना? हाँ सर आ गया। सर मैं थोड़ा सा ये बोल रही हूँ कि इसके लास्ट के निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि मतलब केंद्र सरकार को लचीली नीति अपनानी चाहिए, और आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक दृष्टि से अगर कोई राज्य पीछे है तो नए राज्यों का गठन कर देना चाहिए। अगर आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता हो या राजनीतिक आवश्यकता हो या प्रशासनिक, मतलब अगर जरूरत बन जाए किसी परिवार में, आपने यस देखा सर। होगा ना, अगर वाद विवाद होने से पहले ही हमें लग रहा है कि ये परिवार अलग, मतलब बेटों को दोनों को बंटवारा कर दिया जाए, अलग अलग कर दो तो डेवलपमेंट पॉसिबल है, तो उनको कर देना चाहिए, है ना? यस हर सर। परिवारों में ये मुद्दा चलता है ना, उसके आधार पे सोचिए। और अगर केवल ओके। एक बेटा या एक बेटे की बहू, जिस तरह से, मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा, अगर वो चाह रही है उसी के दम पे अलग होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के हित के लिए आप पूरे राज्य के हित को उस पे कर दें। या कोई छोटा बेटा चाह रहा है कि मुझे अलग होना, मुझे अलग होना, नहीं, ये केवल इस आधार पे नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के आधार पे होना चाहिए। तो आर्टिकल 4 अभी हम पढ़ें, तो आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 2, मतलब जो हमने 2 से करा और जो हमने 3 से कोई भी काम किया, मतलब इसके तहत अगर संसद कोई भी कार्य कर रही है, वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? संविधान में संशोधन की बात करता है। तो आर्टिकल 4 बस यही बोल रहा है कि अगर इन दोनों के तहत कुछ भी हुआ है तो वो मतलब संविधान संशोधन नहीं काउंट होगा। यहाँ पे आपको इतना ही है आर्टिकल 4 में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछिए। सर प्लीज इसको रिवाइज कीजिए। आर्टिकल 4 को, यस सर। आर्टिकल 4 कहता है कि कोई भी कार्य जो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के आधार पे किया गया। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों की एंट्री। 2 दूसरा राज्य, मैंने बताया था ना, दूसरा देश। और 3 क्या है? 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, नए राज्य के निर्माण की बात करता है। अगर ऐसा कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य, संविधान बोलता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी के बेस पे तो बेरुवाड़ी ने बोला था। बेरुवाड़ी क्या बोल रहा था? कि संसद को अधिकार ही नहीं है। लेकिन वहीं पे आपका 1960 का केस बेरुवाड़ी में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान संशोधन माना जाएगा। कब? बेरुवाड़ी के केस में संविधान संशोधन बोला गया कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है कि संसद कोई अपना, मतलब कोई हिस्सा अपना दूसरे देश को देना चाहती है, तो
लेना चाहती है तो नहीं होगा, देना चाहती है तो हो जाएगा, या लेना चाहती है उस कंडीशन में भी, जैसे सिक्किम के उसमें आपको 35th अमेंडमेंट करना पड़ा। तो आई यस होप सर। आप समझे यहाँ पे। जी सर। तो क्लास में, आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, आपके पास 1 मिनट है। ठीक है, आयुष ओके, अमित ओके, शिवानी ओके, रेशु, डेजी, सबको मतलब यस सर। समझ में, रेशु समझ में आया तुझे? चलिए थैंक यू, सबका थम्स अप मिल गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। गुड जी नाइट टू सर। ऑल। जी सर। इससे ठीक है सर। जो इससे सर अब रिलेटेड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट क्वेश्चन करना। आपने, सर आपने जो 3 क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ तो सर आपने अभी एक क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, राइट? हाँ, ये तीसरे क्वेश्चन के बारे में मैंने आज पढ़ा दिया आपको। हाँ, तो तो अभी सर वो कोशिश करना क्वेश्चन, उसको लिख पाए। आपने तो हाँ लिखा सर। है, थोड़ा और बेहतर आप उसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और बेहतर कैसे हो सकता है। तो अभी तीनों यस सर। क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। प्रीवियस क्लासेस अगर आप देखेंगे तो आपको सारे तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम क्या ठीक। करेंगे, नागरिकता जैसे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा, मैं इस केंद्र राज्य संबंध से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं उनके ऊपर एक क्लास लूंगा। ठीक है, ओके सर। और ओके कल सर। संडे है तो कल आपकी छुट्टी है एक दिन। ठीक। ठीक है, मंडे को मिलते हैं हम। ठीक है। और ठीक है अगर सर। संडे को कल कोई क्लास लेनी होगी ना तो दिन में क्लास लेंगे शिवानी। दिन में मैं टाइम निकाल के मैसेज मतलब ग्रुप पे डाल दूंगा, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा बस, अदरवाइज आपकी यस। छुट्टी है। ओके थैंक यू। यस सर।